नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू एट माई एफई पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वह है बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि संख्याओं पर आधारित कुछ सवालों को मैं उठाऊँगा जो कि पेपर में देखने को मिलते हैं, और इस बार मैं कुछ एडवांस सवाल भी डालने का प्रयास करूँगा अपने इस वीडियो के अंदर। और अगर वो सवाल पेपर में आते हैं, आने की संभावना तो उनकी है, लेकिन अगर वो आते हैं तो आई थिंक यू विल be able to solve, only you will. So let's go for today class। सबसे पहले मैं एक आधार को मैं आपको बताता हुआ चलूँगा इस चैप्टर के। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, एक आपको न्यूमेरिक में कुछ वैल्यू दी हुई है। दिस इज ए 854327, यानी कि 8,54,327 में 3 का जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको समझना है जातीय मान और स्थानीय मान। तो ये तो आपको किसी बुक से मिल जाएगा आराम से, आपने पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन कन्फ्यूजन होती है, कुछ टाइम के बाद आप चीज़ को भूल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जात यानी कि कास्ट कभी भी चेंज नहीं होती। आपको ऐसा सोचना है, कभी भी चेंज नहीं होती है। ऐसा सोचने से आप सवाल को भूलेंगे नहीं। यानी कि कह रहा है 3, यानी कि 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 का जातीय मान भैया 3 ही होगा। यानी कि किसी भी नंबर, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 5 का जातीय मान क्या होगा? आज ही 5 होगा। 8 का जातीय मान क्या होगा? जी 8 ही होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 5 7 3 2, यहाँ पे 7 का जातीय मान क्या है? जी 7 ही है। अच्छा, अब बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान में क्या होता है, जैसे आपसे कहता हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा आपको। जैसे 5 7 3 2, मैं आपसे कहता हूँ 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 को वैसे लिख लीजिए आप, और इसके राइट में जितने भी अंक हैं उतनी जीरो लगा लीजिए। जैसे कि 2 अंक हैं, 1 और 1 है 2, तो मैंने 2 जीरो लगा दी, 1 और 1 है 2। तो 7 का, जैसे मैं कहूँ 5 का स्थानीय मान क्या है, ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ स्थानीय मान की। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 तो मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। उसके राइट में 3 अंक हैं, 1 2 3, तो 3 जो लगा दी, 1 2 3। अब मैं आता हूँ सवाल की ओर। कहता है सवाल के अंदर 3 का जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर क्या है? तो 3 का भैया जो स्थानीय मान है, 3 के राइट में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगा दी मैंने। और जो 3 का जातीय मान है वो 3 ही होगा। इसका अंतर होगा लेस करने के बाद 297। तो बहुत ईजी था ये। आई डोंट थिंक दैट आई शुड रिपीट अगेन। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है जो पेपर में आता है और बहुत बार आता है, और मुझे लग रहा था शायद कि सवाल नहीं डालना चाहिए, आपको भी आता होगा, तो लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा आने की वजह से मैंने डाला है सवाल को। कहता है कि इस संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है, प्राप्त होता है। इस संख्या को 18 से भाग देने पर क्या होगा? इसमें क्या करना पड़ता है भैया? वो चीज़ गायब है, जो मेन चीज़ है संख्या, वो संख्या गायब है। तो आपको करना क्या है, ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले, इसकी कई टाइप होती हैं, मैं इसको भी एक लंबे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है वो शॉर्ट तरीके ज़्यादा बेटर है। भाई संख्या को 342 से भाग देने पर 47 आता है, वो संख्या पता नहीं है, तो उसी संख्या को, जो संख्या मालूम नहीं है, को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो भैया जो चीज़ नहीं मालूम है उसको गोली मारो, जो चीज़ मालूम है उसी से काम चलाने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाया था इसी पर, भाग वाले पर, तो उसमें मैंने आपको समझाई थी बात। अगर मान लो किसी के दादा मेरे को मार के चले गए और तो वो भाग गए हैं, उनका पोता अवेलेबल है, तो मैं पोते की पिटाई करके काम चला लूँगा। तो सेम कहानी, वो संख्या तो गायब है, बट मुझे ये मालूम है कि शेषफल ही बचता है। तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या होगा? आप शेषफल को ही भाग कर दो 18 से। तो 18 से भाग करने पर 18 दूनी 36, और 7 में 6 क्या है? 3 में से हो गया, तो 11 विल बी आंसर। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल थोड़ा सा इससे अलग होगा। इसकी कुछ ट्रिक भी चल रही थी मार्केट में, बट वो ट्रिक सारी और सवालों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैंने ये अच्छा है जो सभी पे लागू होता है वो बताऊंगा मैं आपको आज। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक में बताया भी होगा, बट आज चैप्टर के हिसाब से आया है यहाँ पर सवाल कि संख्या को 5 और 6 से भाग देने पर, 5 और 6 से भाग देता हूँ मैं, तो शेषफल बचता है 3 और 2। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको एक मानना है, तो 6 एकम 6 और 6 और 2 8, 8 संख्या। फिर 5 8 40, 40 और 3 43, यानी कि संख्या वो है 43। अब तक सवालों में क्या था, हम उत्तर निकालते थे, बट यहाँ पर क्या था, हमने वो संख्या निकाली है ना। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, उससे भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल 3 आ गया था, यानी कि उस संख्या से हमें मतलब
नहीं था। इस सवाल के अंदर संख्या क्या थी पता नहीं है, बट हाँ उस संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल 11 बचेगा, ये 11 था। बट इस सवाल के अंदर, अगले सवाल के अंदर मैंने संख्या निकाली है, तो संख्या क्या है वो 43। अच्छा, अब क्या था, उस संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो भैया 43 को मैं अगर 10 से भाग कर देता हूँ तो 10 चौके 40, शेषफल 3 बचेगा, तो आंसर विल बी 13, सॉरी आंसर विल बी 3। तो इस तरीके से सवाल कीजिएगा आप, पेपर के लिए जल्दी हो जाएंगे। ये वो सवाल हैं जो पेपर में आते हैं और बहुत ज़्यादा, अगर आप, मैं कहता हूँ अगर आप समसामयिकी पढ़ते हैं, पढ़ते हो तो दर्पण या सामान्य ज्ञान दर्पण पढ़ते हैं, तो उसमें जो मॉडल टेस्ट पेपर मिलते हैं उनमें भी ये सवाल आपको मिल जाते हैं। तो जो सवाल पेपर में ज़्यादा आते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि आप उन सवालों को पेपर में ना करें। पेपर में ना करने का मतलब ये कि पेपर में आप उसके लिए पेन ना उठाएं, आप डायरेक्ट उसका आंसर करें, बट विद कॉन्फिडेंस, कन्फ्यूजन के साथ नहीं। तो जैसे इस सवाल है, अब मैं यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे एक संख्या, और सेम वही संख्या यहाँ पर है, बट बीच में माइनस है, और नीचे उसी संख्या का आपस में एक संख्या ही, एक संख्या ही, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में a इंटू बी। ये a कुछ भी हो सकता है, जो भी a होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, जो भी होगा वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, भले वो लाख हो, चाहे वो हज़ार हो, चाहे वो करोड़ हो, कुछ भी हो। तो जब भी बीच में माइनस होगा उत्तर विल बिकम 4, ये आपको ध्यान रखना है। भाई कैसे होता कैसे ये, अगर मैं इसको खोल दूँ तो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। सेम कहानी यहाँ पे होगी, इसको खोलता हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा माइनस का 2ab, बट यहाँ माइनस का साइन है और ये ब्रैकेट है, उस अंतर सबको, ये जो माइनस है वो सबको उल्टा कर देगा, यानी कि प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो यानी कि यहाँ बचा क्या, आपको देखना है, ये भी कट गया और ये भी स्क्वायर भी कट गया, बचा गया 2ab और 2ab 4ab, और बटे में अभी यहाँ पर क्या है ab, तो ऊपर बचा 4ab और नीचे बचा ab, तो आंसर विल कम 4। तो इसी तरीके से आपको ये कभी करना नहीं है कि 200 का स्क्वायर निकाला आपने, 2 दूनी 4, 00 00, फिर प्लस 100 का स्क्वायर 100, फिर साथ में 00, कुछ नहीं करना, बीच में माइनस है तो आंसर विल बी 4। तो ऐसे आप इसको भी बार एक्सप्लेन कर लेंगे। ध्यान रखना, जब भी आपको प्लस होगा तो उत्तर विल बिकम 2। अब आप इसको रट तो लेंगे कि जब माइनस होगा तो 4, प्लस होगा तो 2। अब पेपर में इट में भी थोड़ी सी गलती हो जाए आपसे, आपको 4 और 2 तो याद है, यार एक का उत्तर 4 था, एक का उत्तर 2 था, बट 4 कहीं इसका या 2 उसका ना कर दें आप। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ 2 डंडे आपस में मिलते हैं आंसर विल बिकम 2। तो यहाँ पे प्लस का मतलब होता है ये प्लस, 2 डंडे मिल रहे हैं तो आंसर विल बिकम 2, और जो दूसरा वाला है उसका उत्तर 4 होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। सेम ऐसे ये भी है, ये भी पेपर में आपको देखने को मिलता है। जैसे आपको फोर्थ का थर्ड, जो थर्ड और फोर्थ है, वैसे ही फिफ्थ और सिक्स्थ भी मिलेंगे आपको। तो इनमें आपको समझना है पहले, जो भी संख्या यहाँ पर है, देखिए ये सेम है और ये आपस में सेम है, बीच में आ रहा है प्लस, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ a की 3 जमा b की 3। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। तो अभी यहाँ पर मैं अगर आपको कहूँ तो कहता हूँ मैं 200 इंटू 200 इंटू 200 का मतलब है 200 की क्यूब, प्लस 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू का मतलब है 100 की क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़, इसकी जगह जब ये लिखा जाता है तो इसकी जगह ये लिखा जाता है, तो इसकी जगह ये भी लिखा जाता है। तो इस पूरे को मैं लिखता हूँ 200 प्लस 100 ब्रैकेट में 200 स्क्वायर प्लस इसका जो भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो जब इस पूरे को मैं जब खोल के लिखूँगा तो ऐसा लिखा जाएगा, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, a प्लस बी को मैं एज, इस पूरी चीज़ को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, कुछ भी इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, ये यहाँ पे दे रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a इंटू बी। तो ये चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर a प्लस बी तो नहीं है, a प्लस बी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आगे की बात कर रहा हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की बात कर रहा हूँ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की बात करूँ, कई बार इसको इधर ले देता है और इसको इधर लेता है, जिसको फॉर्मूला याद है आगे पीछे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, 3 प्लस 2 5 होते हैं और 2 प्लस 3 भी 5 होते हैं, तो इतना चल जाता है। तो यानी कि इस पूरे की जगह ये पूरा लिखा जाता है, ये पूरा जब लिखा जाएगा
तो नीचे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा अभी समझ आ रहा। मैं इसकी जगह पहले इस पूरे को लिख देता हूँ, इस पूरे को लिख दूंगा तो क्या होगा, अभी मैं थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करता हूँ आपको। यानी कि अभी क्या है, इस पूरे की जगह मैंने मान लीजिए यहाँ लिखा है ए की क्यूब और यहाँ लिखा है बी की क्यूब। भाई ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, तो ये मैंने इस पूरे को खोल के यहाँ ऊपर लिख दिया। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू तो यही होती है। यानी इस पूरे की जगह मैं ये लिखता हूँ और बटे में ये जो नीचे वाला है वो लिख देता हूँ मैं। यानी कि आपका ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, इसकी जगह आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका माइनस ए बी, यानी कि माइनस का ए बी। तो अभी मैंने बस ए मान लिया 200 है और बी है यहाँ पर 100। अभी बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं अभी, और ये ऐसा आपको पेपर में कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है आपको। इससे पूरा का पूरा कट गया तो उत्तर विल बी ए प्लस बी। ए का मान था 200, बी का मान था 100, यानी कि उत्तर आपका 300। अब ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना क्या है, आपको बस सवाल को एक बार ध्यान से देखना है। अरे भाई कोई संख्या 3 बार गुणा हो रही है, प्लस में फिर 3 बार गुणा हो रही है, और नीचे यार ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी कुछ बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर है प्लस तो दोनों को जोड़ दो, अगर है बीच में माइनस तो दोनों को बस घटा दो। इतना छोटा सा काम करना है, नीचे ऑटोमेटिक उस तरीके से बन के आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो अब जैसे यहाँ माइनस है तो आंसर विल बी 200 में से 100 गए, 100 इसका उत्तर है और इसका उत्तर है 200 प्लस 100 300। तो अब आप इस सवाल को देखोगे, आप मुंह जवानी जोड़ लोगे 300, आप तुरंत टिक लगाओगे 300, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप सवाल को देखोगे यार बीच में माइनस है, इसका उत्तर 100, तो इस तरीके से सवाल को कुछ सेकंडों में किया जा सकेगा। अगला सवाल है 3 की पावर 57 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 7 की पावर 63 का इकाई अंक ज्ञात करो। यानी कि जो लास्ट यूनिट, जैसे कि मान लो कोई भी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कोई भी संख्या लिखी किस तरीके से जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ भी संख्या ली थी मैंने, 5 7 3 2 8 5 4 3 जो भी है, सबसे लास्ट वाला होता है इसको बोलते हैं इकाई, जिसमें दहाई, सैकड़ा, हज़ार, फिर आपका 10,000, फिर आपका लाख, और फिर आपका 10 लाख, फिर आपका करोड़, और फिर अगर कुछ यहाँ पर है तो वो आपका 10 करोड़, फिर अगर आपका कुछ यहाँ पर है तो वो है आपका अरब, और फिर अगर कोई यहाँ पर है आपका तो वो है आपका 10 अरब, फिर आपका खरब, 10 खरब, इस तरीके से चलता रहता है। अगर मैं आपको बोलूँ संख्या सिर्फ इतनी है, सिर्फ मान लीजिए संख्या सिर्फ इतनी है तो इसको आप पढ़ोगे 8,543। अगर मैं कहता हूँ संख्या सिर्फ इतनी है तो इसको आप पढ़ोगे 28,543। अगर संख्या मैं आपसे कहता हूँ कि ये संख्या यहाँ तक है तो आप इसको पढ़ोगे 5,73,28,543। तो आपसे कुछ भी XYZ दे रहा है और आपसे उम्मीद करता है, आपसे वो जानना चाहता है कि बताओ इन सबकी जब आपस में गुणा कर दूंगा तो जो कोने का प्लस है, यूनिट बेस है, वो जो कोने वाला इकाई अंक है वो क्या होगा। जैसे मैं अभी आपको बोलूँ कि भैया 15 की गुणा अगर 15 में की जाए तो ये आ गया 225। हमें अगर स्क्वायर याद हो तो इसका कोने वाला अंक कौन सा, वो है 5। तो अभी तो 15 से 15 अगर याद था हमें, अगर मैं आपसे कहता हूँ 18 इंटू 15, इसका कोने वाला अंक क्या होगा। तो अभी मैं गुणा करता हूँ ज़रा, जैसे कि 15 × 120, 120 के 0 से लगे 12, 15 कम 15, 15 और 12 होते हैं 27। भाई कोने वाला अंक क्या है, 0। तो आपको पूरी, अभी मैंने पूरी की पूरी गुणा करनी है, करी मैंने, तो आए 270। बट एक बात सोचिए, अगर 5 की गुणा अगर आप 8 से करते हैं, 5 × 8 = 40, तो दैट विल बी इसी 40। अभी आपने 18 की 15 में गुणा नहीं करी, बस कोने से कोने वाले में गुणा करी। तो यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है इकाई अंक निकालने के लिए। तो अभी मैं उसी सवाल की बात करूंगा जो मैंने आपको समझाया, जो कि अगला सवाल है, फिर दोबारा 7वें सवाल पे आऊँगा। तो कहता है 6 8 8 7 इंटू 7 4 8 इंटू में 4 7 6, इसकी आपस में गुणा की गई तो इकाई अंक क्या होगा। तो आपको बस कोने वाले अंक की गुणा करनी है कोने वाले अंक के साथ। तो ये हो गया आपका 8 × 64। तो 64 में अभी आप सिर्फ 4 को ध्यान रखिए, इस 4 को, इस 4 की गुणा मैं करता हूँ इसके अंदर, 4 × 6 = 24, तो 4 इज़ द आंसर। अब आपको करना कैसे पेपर में, भाई 8 × 64 4, 4 × 6 = 24 4। जैसे मैं कुछ भी लेता हूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ 27 इंटू 12 इंटू 58, कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 63 इंटू में 12 इंटू में 33, कुछ भी लिख दिया मैंने। अब इसके आपस में गुणा करनी है और इकाई अंक निकालना है। तो भैया सिंपल सी बात है, 7 दूनी 14, 4 बचे, 4 × 24, सॉरी 4 × 32, दोबारा करता हूँ, 7 दूनी 14 4, 4 × 32,
2, 2 3 6, 6 6 दूनी 12, 2 2 3 6, तो 6 विल बी आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। जैसे कुछ भी ले लीजिए, 38 इंटू 37 इंटू में 36 इंटू में 35, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है जब भी कहीं 5 आ जाए तब तो कुछ सोचना ही नहीं भैया, जीरो होगा कोने वाला। क्यों, 5 30 तब भी जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, तो जब भी 5 आ जाए तब तो जीरो करना ही है। तो मैं फिलहाल 65 आया, तो अब आपको निकालना है 8 से 56, 6 6 चिंग 36, तो 6 इज़ द आंसर। अब चलते हैं ऊपर वाले पे जो अभी हमने स्किप किया था। कहता है कि 3 की पावर 57 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 7 की पावर। अच्छा, सवाल अच्छा है, स्पेस खत्म हो गया इसके लिए, तो आई ट्राई टू मेक सम स्पेस। तो कहता है 3 की पावर 63 और 6 की पावर 41 इंटू 7 की पावर 63 है, तो इसका एक अंक याद करो। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसके अंदर जो भी पावर दी है, जैसे 3 की पावर 57 है, भाई जैसे मान लो सवाल ऐसा होता 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 2, तो आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते 8 और 81 इंटू में 16, इस तरीके से गुणा करके निकाल पाते 6 कम 6, फिर 6 48 108। बट इसका निकालना तो पॉसिबल नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, पावर को 4 से भाग करनी है। जैसे में 57 गिवन है यहाँ पर, 57 मतलब इस 3 की पावर को कम करना है आपको। भाई 57 को मैंने 4 से भाग करा, तो 4 एकम 4, 14 चौके 56 होते हैं, तो 4 एकम 4, बचे कितने 1, और 4 चौके 16, बचे कितने 1। तो जो 1 बचा है, इसी 1 को आप पावर बना देंगे किसकी, 3 की। इट विल बी इसी पे 3 की पावर 1 2 3 तो निकालना आसान है, बट 57 निकालना बहुत मुश्किल होगा। यानी 3 की 57 की जगह क्या बन गया, आप 3 की पावर 1 सिर्फ। अब बात करता हूँ 6 की पावर 41। जब भी 6 हो बेस में, तो कोई भी पावर हो आप बस 6 लिख दीजिए उसकी जगह। क्यों भाई, 6 की पावर 1 तो 6 होता ही है, ठीक है, और 6 की पावर 2 क्या होता है 36, यानी कि इसका भी कोने वाला अंक क्या है, और 6 की पावर 3 क्या होता है 216, इसका भी कोने वाला अंक क्या है 6। तो इस जैसे अब 6 की पावर 4 ये होता है आपका 1296, इसका भी कोने वाला अंक क्या है 6। तो इस तरीके से 6 की पावर कुछ भी हो, आपको बस 6 लिख देना है एक अंक निकालने के लिए। अब बात करता हूँ 7 की पावर 63। अब मैं 63 को अगर भाग करता हूँ 4 से, तो 4 एकम 4, बचे कितने 2, 3 उतारे मैंने, 4 पंचे 20, यानी कि बच गए 3। तो ये पावर कर दूंगा 7 की पावर 3। तो 3 इंटू 6, 7 की पावर 344 होता है। 344 का मतलब बस कोने वाला अंक लिख दीजिए 3। तो 3 6 18, 8 8 3 24। तो भाई कोने वाला अंक पर 3 6 18, 18 गुणा में 3 में नहीं करूँगा, आप बात वही पढ़नी है, बट आपको कोने वाला अंक पकड़ना है। क्योंकि देखो 3 6 18, 18 3 54, बट 18 की गुणा करने से अच्छा है कि आप 8 से गुणा करें, 8 3 24, तो 4 इज द आंसर। भाई यूनिट प्लेस लेके चलना है ना, 3 6 18 होते हैं, तो बस इस 8 को पकड़िए, आप एक को छोड़ दीजिए, 8 3 24, तो 4 विल बी आंसर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो यहाँ स्पेस कम बचा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी। भाई देखो, मैं किसी भी संख्या को 4 से भाग करता हूँ तो शेषफल 4 से कम ही आएगा, जाहिर सी बात है। यानी कि शेषफल 1 आ गया तो पावर आपने कर दी थी 1। अगर शेषफल 2 आएगा तो पावर कर देंगे आप 2, 1 आएगा तो पावर कर देंगे 1, 2 आएगा 2 कर देंगे, और अगर शेषफल 3 आया तो कर देंगे आप पावर 3। अच्छा, अगर शेषफल आया 4, तो भाई शेषफल 4 आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप भाग किससे कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं। 4 से भाग करोगे 4 से शेषफल कैसे बचता है, यानी आपने काटने में गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। यानी कि शेषफल 4 नहीं आएगा, तो शेषफल क्या आता है, शेषफल 0 आएगा। जब शेषफल आएगा 0, तो आपको पावर लेनी होगी 4। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, और थोड़ा नीचे समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं इस सवाल के नीचे समझाता हूँ, जब उसको मैंने वहाँ समझा दिया। तो जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ भाई 3 की पावर 56 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 5 8 की पावर 4, कुछ भी ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, इसको 13 ले लेते हैं। अब यहाँ पर 56 है। अब मैं 56 को अगर 4 से भाग करता हूँ तो पूरा का पूरा कट जाएगा, भाई 4 चौके 56 होते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या करा जाए कि आप शेषफल 0, भाई शेषफल 0 आएगा तो पावर आप 0 नहीं लेंगे बल्कि 4 लेंगे, ठीक है। इंटू भाई 13 को 4 से भाग करूँगा तो 4 3 12, शेषफल 1, 4 की पावर 1,
इंटू में 14 को जब 4 से भाग करूँगा, 4 3 हमारा 2, 8 की पावर 2, जो भी पावर बचे, 1 बचे तो 1, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3, बट 4 बचे, 4 तो बचेगा नहीं, तो 0 बचेगा, 0 होगा तो पावर 4 लेनी पड़ेगी आपको। तो 3 की पावर 4 करेंगे तो इट विल बी इसी 81, 1 और 4 का 4 इंटू में 8 है 64, 64 कहने की आप सिंपल सी बात है, कोने वाले अंक की गुणा कर लीजिए, 1 चौके 4 और 4 चौके 16, तो 6 विल बी इकाई अंक। अगला सवाल है, बेहतरीन सवालों में, बहुत अच्छे सवालों में समझना है आपको। मैं कोशिश करूंगा कि इसको कई तरीके से करा सकूं आपको। एक परीक्षा में सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों को हल करता है, 80 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने सही सवाल किए? भाई मैं मान लेता हूँ उसने सही किए x। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि ज़रूरी है। और गलत किए कितने? y। ये मान लीजिए भाई सही सवाल किए x और गलत किए y, इसका मतलब कुल मिला के सवाल कितने करे? x + y। और आपसे कहता है वो 60 प्रश्नों को हल करता है, यानी कि x + y आपको गिवन है कितना? 60। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब वो कहता है कि सही उत्तर देने के लिए, सही उत्तर देने पर उसको 3 अंक दिए जाते हैं, यानी कि अगर उसने x सवाल सही किए हैं तो 3 से गुणा करके उसको कुल अंक मिल गए 3x, और 2 अंक काट दिए जाते हैं अगर उसने गलत किए हैं y, तो कुल गलत किए उसने 2y। टोटल सही मिले, टोटल गलत मिले, सही में से गलत कटा के उसको कुल मार्क्स कितने मिल गए? 80 अंक। इक्वेशन हो गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, और जैसा हम करते आए इसको 10th क्लास तक, अब मैं इसमें 3 से गुणा करता हूँ ताकि इसके x के वेरिएबल बराबर हो जाएं। तो यहाँ अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो इट विल बिकम 3 से गुणा करने पर 3x + 3y और 3 छक्के 18 यानी कि 180 इक्वेशन। अब मैं 2 और 3 को हल करने का प्रयास करता हूँ, 2 और 3 को, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ मैं। घटाने पर माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये कट गया। 3 और 2 5y इसकल टू 180 में से 80 जाएंगे तो 100 बचेगा, माइनस का माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान आ गया आपका कितना? 20। अब x + y आपको 60 गिवन था, y था आपका गलत, तो सही कितना हो जाएगा? सही हो जाएगा आप जब 60 में से 20 को लेस कर देंगे। तो एक तरीका तो ये था जो आपका कॉन्सेप्ट कवर करता है। अच्छा, अब मैं समझाता हूँ किसी और तरीके से इसको, और ये आप कैसे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ एलिगेशन मेथड से बताता हूँ। भाई एलिगेशन में क्या होता है, जहाँ पे व्यक्तिगत रूप से आपको एक चीज़ दी जाती है और एक और चीज़ दी जाती है, फिर उनका एक सम्मिलित रूप दिया जाता है, उसके तरीके से निकाला जाता है। तो भैया जब आप सही करते हैं तो आपको मिलते हैं 3 अंक, और जब आप गलत करते हैं तो आपके 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब 60 प्रश्नों को आपने हल किया है और आपको मिल कितने गए? 80 अंक, यानी कि 60 प्रश्नों को, यहाँ मैं समझाता हूँ भाई, 60 प्रश्नों को आपने हल किया तो 80 नंबर मिले। तो एक सवाल को ठीक करने पर एवरेज आपका 80/60, यानी कि 20 चौके 80 और 20 या 60, यानी एक अंक पे आपको नंबर मिलते हैं 4/3। इतनी बात समझ में आ गई है। अब मैं एलिगेशन मेथड लगा रहा हूँ, इसमें से इसको लेस करके यहाँ लिखूँगा और इसमें से लेस करके इसको यहाँ लिखूँगा। तो भाई यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 4 10/3। अब 10/3 लेने में बच्चों को थोड़ा सा पंगा आएगा, मैं समझाता हूँ कैसे किया है मैंने। भाई 4/3 तो था ही, ठीक है, इसमें से माइनस करना है मुझे, क्या मुझे माइनस करना है ये 2 ऑलरेडी किसका है? माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6 4 10/3 यहाँ से आ गया। अच्छा, अब 3 और 4/3 में से माइनस करूँगा तो 3 3 9, 9 में 4 गए 5/3, तो 10/3 और ये 5/3, तो कुल मिला के रेशियो निकल के आ गया 10:5 का मतलब होता है 2:1, तो 2:1 रेशियो निकल के आ गई। अब 2 निकल के आई सही वाली और 1 निकल के आई गलत वाली। भाई उसके हिसाब से टोटल पर्सन थे कितने? 60। कितने पर्सन थे? 60। और मेरे हिसाब से टोटल पर्सन कितने हैं? भाई 2 सही और 1 गलत, तो मेरे हिसाब से टोटल कितने हैं? 3। तो 3 जिसको मैंने भाग कर दिया, 20 इज़ ए मेन वैल्यू। आप 20 की गुणा कर दीजिए 2 में, तो 20 दूनी 40 और 20 से कम 20, यानी कि सही किए 40 और गलत किए 20। तो आई थिंक समझ में आ गया आपको। 20 यहाँ भी, 40 यहाँ भी आ रहा था और 20 यहाँ भी आ रहा था, वही 40 20 यहाँ भी आ रहा है।
तो 40 सही किए और 20 गलत किए। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो आपको एग्ज़ाम के लिए फॉलो करना है, जिससे आपको एग्ज़ाम लेने हैं ताकि कम टाइम लगे आपको। भाई एक परीक्षा में सही उत्तर देने के लिए आपको 3 अंक मिले। एक याद है, अगर आपको हमने सवाल किए थे, एक खेत के अंदर कुछ आदमी और कुछ घोड़े हैं, यदि कुल पैरों की संख्या इतनी हो और यदि कुल सरों की संख्या इतनी हो, इस तरीके से, तो बताओ कुल आदमी कितने थे, कुल जानवर कितने थे। अगर आप सर्च करना चाहें तो मैंने डाला हुआ है इसका वीडियो, मेरे ख्याल से कुछ इसका नाम होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ टोकरी वाले सवाल तो नहीं होगा, कुछ हिरण गाय वाले सवाल, कुछ इस टाइप से इसका मैंने डाला होगा हेडिंग में, वो आप देख लीजिएगा। अब मैं सवाल को समझाता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपको निकालना है सवाल और कुछ सेकंडों में निकालना है। तो आपको ये मान के चलना है जो भी पूछे वो या तो सारे के सारे सही किए, सारे के सारे गलत किए। वो कहता है कितने सवाल सही किए, तो आप सारे के सारे अगर मान लेते हैं गलत किए तो उत्तर निकलेगा सही वाले का। अगर आप मान लोगे सारे के सारे गलत किए तो उत्तर निकलेगा सही वाले का। तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ अभी सारे के सारे सवाल उसने सही किए। तो सही सवाल की टोटल 60 थे, टोटल 60 सवाल हैं, 3 अंक उसको सही पे दिया जाता है, यानी कि टोटल उसको नंबर कितने मिल गए, 180। दैट्स क्लियर, 180 नंबर लेकर आ गया। बट वो वास्तव में नंबर लेके कितने आए, वो 80 नंबर लेके आया है। तो इसमें से इसको लेस कर दीजिएगा, सॉरी दिस 180, तो ये निकल के आपका आया 100। अच्छा, अब आपको यहाँ देना है भाई अंतर उसका 100 निकल के आया है, बट हमारे यहाँ अंतर किस तरीके से निकाला जाएगा, वहाँ पे एक की 4 टांगें होती थी और एक की 2 टांगें होती थी, तो आप 2 टांगों से भाग करते थे। हाँ, नोट वाले सवालों में जैसे मान लीजिए एक 20 का नोट है, एक 10 का नोट है, तो अंतर निकल के आता था 10 रुपये, तो 10 से भाग करते थे। बट वो चीज़ यहाँ थोड़ी अलग हो जाएगी। भाई सवाल उसने किया 3 नंबर का, भाई 3 नंबर उसको मिलने चाहिए थे, 3 नंबर मिलने चाहिए थे उसको। लेकिन अब जब 2 नंबर उसके कट रहे हैं, तो एक तो कहानी ये कि उसका एक तो सवाल उसका गलत हो गया, 3 नंबर तो वो कटे, यानी कि वास्तव में एक सवाल गलत करने से उसको 5 नंबर का नुकसान हो रहा है। 3 नंबर तो उसको जो आने वाले थे वो चले गए और 2 नंबर उसके और कट गए, तो टोटल नुकसान कितने का, 5 नंबर का। तो इस 5 से आपको भाग करनी है, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो 20 जो आपका निकल के आया, आपने माने थे सारे के सारे सही, तो 20 उत्तर जो पहले निकल के आया वो निकल के आया गलत वाले का। ये आपको ध्यान रखना है, जो आप पहले मान के चलोगे उसका अपोजिट निकल के आएगा। जब 60 गलत हैं तो सही कितने होंगे, सही होंगे, आप 60 में से इसको लेस कर दीजिए, 60 - 20 यानी कि आपका 40। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप 2 बार देख लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, पेपर में कर पाएंगे। अगला सवाल सेम यही सवाल है, इसके जैसा कुछ, और मैं अब इस बार आपको ज़्यादा मेथड नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक तरीके से हम लोग कर लेंगे। एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाता है और गलत होने पर 1/4 अंक काट लिया जाता है। तो एक विद्यार्थी ने 120 सवाल किए, उसे 70 अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितने सवालों को सही उत्तर दिया। तो आप इसको जब करेंगे तो आप इसको तीनों तरीके से करेंगे ताकि सवाल हर तरीके से निकल पाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब मैं मान लेता हूँ कि उसने सारे के सारे सवाल सही किए, जिस तरीके से पेपर में आपको करना है, तो 100 के 120 अंक उसको मिल गए। अच्छा, बट उसको 70 अंक प्राप्त किए, तो हमारा डिफरेंस कितना निकल के आ गया, 50। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, 1 अंक उसको सही पे मिलता है, यानी कि अगर वो 1 सवाल करके आया तो उसको 1 नंबर मिलने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन अगर वो सवाल गलत होता है, जो अंतर निकल के आता है, तो उसका 1/4 नंबर काट लिया जा रहा है, यानी कि अब गलत होने से क्या होता है, 1 नंबर तो कटता करता साथ में 1/4 और कट जाते हैं, यानी कि नुकसान उसको 4 कम 4 और 1 5/4 का हो रहा है। तो 5/4 हमारा अंतर है, और यहाँ पे अंतर कितना है, 5/4, तो सॉरी यहाँ पे अंतर कितना है, 50 का। तो 50 को मुझे 5/4 से भाग करनी होगी, तो 50 को मैं 5/4 से भाग करूँगा तो 50 यहाँ, 5 यहाँ, 4 पहुँच जाएगा यहाँ, तो 5 धाम 50 और 10 चौके 40, तो 40 निकल के आता है आपका गलत, यानी कि गलत किए कितने, 40, तो सही क्योंकि आपने सारे के सारे माने थे सही किए हैं, इसलिए उत्तर निकल के आया गलत वाले का। जब 40 गलत तो सही कितने होंगे, वो आप 120 में से लेस कर देंगे।
तो इस तरीके से जो भी आप मानेंगे जस्ट उसका अपोजिट निकलेगा। 11वां सवाल, ये तो मुझे कम से कम 2 बार सवाल पढ़ना पड़ेगा, तो उम्मीद करता हूँ जब आप दूसरी बार पढ़ूँ तब आपका बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहली बार भी बहुत ध्यान से समझें। एक दुकानदार के पास एक निश्चित मात्रा में सेब है। वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और दूसरे सेब का आधा सेब और दे देता है। वह दूसरे सेब को शेष बचे हुए सेब का आधा सेब और एक सेब का आधा सेब और दे देता है, और इसी प्रकार तीसरे चौथे पांचवें कस्टमर को भी बेचता है। अब उसके पास 3 सेब बचे हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? अभी सारा सवाल आपके ऊपर से किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके बताता हूँ। भाई एक दुकानदार है, उसके पास कुछ सेब है, ठीक है। अब उसके पास कुछ ग्राहक आने, जब पहला ग्राहक आया उसके पास कुछ भी सेब XYZ कुछ भी मान लीजिए, तो उसने क्या करा, इसका आधा सेब, जो भी सेब था, देखिए एक निश्चित मात्रा में सेब है, वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा, यानी कुल सेब कितने थे मान लीजिए यहाँ पर जो भी हैं 6 सेब थे, तो मैंने इसको 3 सेब दे दिए। कुल सेब का आधा और दूसरे सेब का आधा सेब देता है। उसके पास बच कितने गए? बच गए 3 सेब। अभी एक बात और कह रहा है, दूसरे सेब का, एक जो उसके पास बचे हुए हैं उन सेब में से दूसरे सेब का आधा सेब और देता है, यानी कि एक आधा सेब इसको और दे दिया गया, ठीक है। यानी कि अब यहाँ बचे कितने? 2.5 सेब और यहाँ बचे 3.5 सेब, ऐसा कह रहा है। अच्छा, उसके बाद लेकिन अभी इस बात की श्योरिटी नहीं बिल्कुल कि इसके बाद 6 सेब है, वो कुछ भी XYZ होता है, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक दुकानदार के पास कुछ सेब थे जो निश्चित मात्रा में है, वह पहले ग्राहक को आधा सेब देता है, जितना भी उसके पास टोटल है, आधा दे दिया, 3 दे दिया। उसके बाद दूसरे सेब का आधा सेब और देता है, ये आधा सेब जो उसके पास था उसने उसका आधा सेब दे दिया यहाँ पर। अच्छा, अब बारे सेकेंड की। सेकंड के साथ भी वो यही कह रहा है। अब इसके पास जितने सेब हैं, अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्वांटिटी की, जितनी भी क्वांटिटी है XYZ सेम वही काम करेगा। जितने सेब इसके पास हैं, सपोज करो उसके पास इसको देने के बाद 4 सेब बचे हुए हैं, सपोज करो ऐसे, ठीक है। अब वो आधा सेब इसको दे देगा, यानी कि 2 सेब दे दिए। इसके पास कितने बचे? 2। अब वो आधा और देता है इसको, ठीक है। अभी श्योरिटी नहीं कि 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, तो इस तरीके से कहानी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से इसी प्रकार तीसरे चौथे और पांचवें कस्टमर को भी बेचता है। अब उसके पास 3 सेब बचे हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? बात समझ में आ गई? तो अब मैं सवाल को इस सवाल को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब 5वां बंदा उसके पास आया, यानी कि बात करता हूँ जब उसके पास 5वां बंदा आया, तो जब 5वां व्यक्ति उसके पास आया तो 5वें व्यक्ति को देने के बाद उसके पास 3 सेब बचे। कितने सेब बचे? 3 सेब बचे। अच्छा, 3 सेब दिए होंगे उसको। भाई 3 सेब तो अभी जब 5वें पर्सन को उसने 3 सेब दे दिया है, ठीक है, दे दिया 5वें बंदे को। अच्छा, सबसे लास्ट स्टेप उसका क्या रहा होगा? जब 5वें आदमी को अभी तो 5वें आदमी के पास 3 सेब बचे हुए हैं, ये बात है, 3 सेब बचे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो जस्ट लास्ट स्टेप इसका वो रहा होगा, जो भी 5वां बंदा आया होगा उसको उसने लास्ट में दिया होगा आधा सेब, जैसा करते आ रहा है। भाई आधा देता है, उसके बाद जो उसके पास सेब बच जाते हैं उसमें से एक सेब का आधा दे देता है। यानी कि जब आधा सेब उसने उसको दे दिया, अब जो भी रहा होगा उसके पास, अगर मैं इसकी 2 से गुणा कर दूं तो ठीक 5वें व्यक्ति से पहले ये सारे सेब थे उस दुकानदार के पास। बात समझना भाई ध्यान से। भाई जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टोटल 6 सेब थे इसके पास, भाई 3 सेब दे दिए और आधा सेब इसका और दे दिया। यानी कि अगर मैं पहले वाली स्थिति लेकर आऊँ तो उसको आधा सेब पहले इसको यहाँ देना होगा, दे दिया, और फिर जो भी सेब इसके पास थे उसकी आप 2 से गुणा कर दीजिए। भाई दोनों के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हर बार वो आधी तो दे रहा है, स्टार्टिंग में आधा देता है, फिर उसके पास जो सेब बचे होते हैं उनमें से किसी एक सेब का आधा और देता है। यानी कि अगर वो वही आधा सेब वापस से ले और अपने पास जितने सेब थे उससे 2 गुना कर दे, या उसके पास जितने सेब थे उससे 2 से गुणा कर दे, बात टोटल सेब की आ जाएगी। तो सेम कहानी है भाई, उसके पास टोटल
थे 3 सेब, ठीक है। तो 3 सेब में जो उसने आधा सेब उसको दिया था वो आधा सेब इसने वापस ले लिया, यानी कि प्लस का आधा सेब। तो ये सेब ठीक आधे दिए गए थे पांचवें व्यक्ति को। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो इट विल टोटल बिफोर पांचवें पर्सन को देने से पहले। तो ये आपका निकल के आ गया 7। थोड़ा सा तंग तो नहीं कर रहा है कहीं? मुझे लग रहा है थोड़ा सा तंग कर रहा होगा ये। तो अगर अब शायद समझ में आ जाए अगले वाले में। अब मैं बात करता हूँ चौथे वाले की, जो 4 है, जो चौथे नंबर पे आया था। अच्छा, चौथे नंबर के पास क्या होगा? सेम कहाँ रही होगी? 7 तो दिए गए होंगे उसको, 7 के बाद आधा और दिया गया होगा उसको, ठीक है। और यही 7 आधा वापस ले लिया गया। अब दोनों के पास दोनों इक्वल रहे होंगे। तो अगर मैं अब इसकी 2 से गुणा कर दूं तो ये निकल के आएगा कि चौथे पर्सन से पहले उसके पास कितने थे। तो ये निकल के आ गया आपका 15। ऐसी बात करूँगा मैं तीसरे की, तो 15 आधा दिया गया होगा बाद में, इनटू में 2, तो ये निकल के आ गया आपका 31। ऐसी मैं बात करूँगा दूसरे वाले पे, 31 प्लस में 1/2 इनटू में 2, यानी 31 दूनी 62 और 1 63। और अब मैं बात करता हूँ पहले व्यक्ति से देने के पहले। तो ये होगा आपका 63, यानी कि पहले व्यक्ति से देने की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो 63 प्लस में 1/2 इनटू में 1 2, तो ये हो गया आपका 2 3 6 जोड़ेंगे 7 2 6 12, यानी कि 127। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो आई थिंक आपकी वो इस सवाल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। भाई, एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेब है। वह पहले कस्टमर को कुल सेब का आधा, जितने भी उसके पास थे, आधा दे दिया और एक सेब का आधा सेब और दे देता है, ठीक है। और वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे हुए सेब का आधा सेब और एक सेब का आधा सेब दे देता है, वही काम दोबारा। और इसी प्रकार वह तीसरे, चौथे और पांचवें कस्टमर को सेब बेचता है। अंत में उसके पास 5 सेब बचे हुए हैं। तो पांचवें व्यक्ति से पहले की स्थिति में आपको बताता हूँ। भाई, पहले क्या होगा? 5 सेब बचे हुए हैं, ठीक है। तो आधा उसको दिया गया होगा, तो आधा वापस ले लिया गया, ठीक है। और इस स्थिति, ये स्थिति तब आई थी जब उसने आधा उसको दे दिया था, यानी कि मैं अगर इसमें 2 से गुणा कर दूं तो उसके पास पूरे सेब आ जाएंगे, ठीक है। भाई, पहले आधा दिया गया होगा, आधा वापस ले लिया गया। और ये स्थिति तब थी जब आधा उसको दे दिया गया था। तो ये निकल के आपका 11। फिर दोबारा बात करता हूँ चौथे की, चौथे व्यक्ति से पहले की बात। 11 प्लस में 1/2 इनटू में 2, तो ये निकल के आ गया आपका 23। फिर बात करते हैं तीसरे की, तो 23 प्लस में 1/2 इनटू में 2, 23 दूनी 46 और 1 47। फिर बात करते हैं चौथे की, तो 47 प्लस में 1/2 इनटू में 2, तो 47 दूनी 94 होते हैं, 94 और 1 आपका ये हो गया 95। और अब बात करते हैं पाँचवें व्यक्ति से ठीक पहले का हल, यानी कि 95 प्लस में 1/2 इनटू में 2, तो 2 पंचे 10, 2 ने 18 19, यानी कि आपका 190 और ये आधा था 1, यानी कि 191। तो 191 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 13 सवाल। बेहतरीन सवालों में लास्ट कमेंट भी आया था इस वीडियो के ऊपर कि सर वो एक आप गेंद वाला सवाल कराइए जो टप्पा खाने वाले सवाल पेपर में आते हैं, तो उसको लेकर डाला है मैंने। और 2-3 सवाल के माध्यम से कवर करूँगा पूरे टॉपिक को। एक गेंद को जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है उसका 1/3 भाग वो जम करती है। यदि गेंद को 81 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरा टप्पा खाने के बाद कितना जम करेगी? भाई, पहले डब्बे की बात करता हूँ मैं। 81 मीटर से गिराया गया उसको, और 1/3 वो जम करती है, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 7 21 27 वो जम करेगी। अच्छा, दूसरे डब्बे की बात करता हूँ। 27 इंटू में फिर दोबारा 1/3, तो ये निकल के आ गया आपका 9। और फिर दोबारा 27, फिर दोबारा वह 1/3 उछलेगी, तो 9 का 1/3, ये आपका तीसरी बार का। दैट विल बी आवर आंसर। 3 3 9। तो थर्ड इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तीसरा टप्पा खाने के बाद वो कितना उछलेगी? 1/3 उछलेगी। 14 क्वेश्चन। एक गेंद को जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है वो उसका 3/4 भाग वो जम करती है।
यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरा जंप के बाद कितना जंप करेगी, मतलब तीसरा जंप के बाद वो कितना ऊपर आएगी। भाई 32 था, भाई 3/4 उछलती है, ये फर्स्ट टाइम का हो गया, फिर 3/4 उछलती है, ये सेकेंड टाइम का हो गया, और फिर आपका थर्ड टाइम का हो गया। तो 4×32, तो इस तरीके से करते हैं आप। 4×2 = 8, अब 3×3 = 9, 3 × 27, इससे मैं 2 × 2, 2×2 = 4 कर देता हूँ, तो 27/2, टोटल कम 13 सही और 1/2। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, भाई पहली बार में है समझने का फेर है बस, 32 उछलती है तो 3/4 उछला उसका, 4×32, 8×3 = 24, यानी कि 24 उछली। सेकेंड बारी में फिर दोबारा 24 गई होगी, तो 24 का 3/4 करेंगे। तो भाई देखिए ये 24 में सेकेंड टाइम में क्यों लेके आ रहा हूँ, भाई एक बॉल है, इसको उछाला गया, मान लीजिए ये गई नीचे, ये गई 32 मीटर की ऊंचाई से उछाला गया, ठीक है। अब वो 3/4 इसका ऊंचाई से 3/4 जंप करती है, तो अब वो इसका ठीक 3/4 यानी कि क्या निकल के आता है 24, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 32 है, तो 32 ऊपर नहीं जा रही है, वो कम जाएगी, ये जा रही है 24। फिर जब दोबारा गई, अब लेकिन आएगी 24, ध्यान रखना आएगी 24, वो जब 24 गई तो 24 दोबारा भाई आएगी तो वहीं से ना, फिर 3/4 कम जाएगी, यानी कि अब हो जाएगी और कम, 4×6 = 24, 6×3 = 18, अब हो गई 18। अब वो आएगी 18 ही, लेकिन फिर दोबारा 3/4 कम जाएगी, तो 2×2 = 4, 2×9 = 18, 9×3 = 27, 27 को 2 से भाग करूँगा तो सेम दोबारा वो कम जाएगी, कितना कम जाएगी, दैट विल बी 13 से 1/2। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। 15 सवाल, एक बॉल को जितनी ऊंचाई से गिराते हैं, ये वही सवाल है बट इसके चांस थोड़े ज़्यादा आते हैं पेपर में, और अगर उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाए जो लास्ट सवाल मैंने कराया तो वो ये होगा, क्योंकि किसी एक चैप्टर को भी अपने आप में इंक्लूड करता है। पहले वाला सवाल एक बार को रीजनिंग से आ सकता है, बट ये मैथ से आया है सवाल। एक बॉल को जितनी ऊंचाई से गिराते हैं उसका 1/3 जंप करता है बॉल, और विराम अवस्था तक वह कितनी दूरी कवर करेगा। यानी कि जब बॉल को ऊपर से यहाँ उछाला गया, फिर वो ऊपर तक आई कुछ, फिर नीचे गई, फिर यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक आई, तो इस तरीके से यदि उसे 60 मीटर से उछाला गया है तो बताइए वो कुल कितनी दूरी तय करेगा जब वो बिल्कुल पॉइंट में रुक जाए। तो लेट्स गो, देखते हैं कैसे होगा सवाल। तो सबसे पहले उसको उछाला गया 60 मीटर की ऊंचाई से, यानी तो पक्का है कि 60 मीटर गया वो, तो ये 60 मीटर की दूरी तो तय करेगा। ऊपर से नीचे फेंका गया, 60 मीटर दूरी तय कर ली उसने। अब सेकंड की बारी आई। अब सेकंड में क्या करता है, जब वो टप्पा खाया नीचे और ऊपर जाएगा तो ऊपर कितना जाएगा, वो 1/3। 1/3 का मतलब 60 का 1/3। अच्छा एक बात बताइएगा, जब वो ऊपर गया 60 का 1/3 जो भी है, ये पक्का है अगर यहाँ तक गया है तो इतना नीचे भी आएगा। भाई दूरी तो दो बार कवर कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए इस बॉल को मैंने उछाला, नीचे गई, ठीक है, 3/4 या 1/3 ऊपर आती है, वो यहाँ तक मान लीजिए आई, फिर दोबारा वो यहाँ से नीचे जाएगी, तो ये दूरी 2 बार तय हो गई ना, फिर दोबारा ऊपर जाएगी, यहाँ जाती है, फिर दोबारा यहाँ से, फिर दोबारा, यानी ये दूरी भी 2 हो गई, तो हर दूरी 2 बार हो रही है। यानी कि 60 × 1/3 × में 2, ये आपकी दूरी हुई सेकेंड टाइम की। ऐसे ही आपकी थर्ड टाइम में होगी 60 × 1/3। अब ये जो भी दूरी थी, ये जब नीचे जाएगी तो दोबारा इसका भी 1/3 हो जाएगा। भाई 1/3 कम लगता है ना भाई, दूरी 1/3 जम करती है वो टप्पा लगने के बाद, तो थर्ड टप्पे में क्या होगा, इतनी दूरी रही इससे पहले वाले की, इसकी 1/3 हो गई, और ये दूरी भी 2 बार तय की गई। तो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में 60 × में 1/3 दूरी, 1/3 दूरी, अब तो दूरी ये बन चुकी है। अब वो जब टप्पा खाएगी तो ठीक इसकी 1/3 ऊंचाई वो तय करेगी, और ये दूरी भी कितनी, 2 बार। तो इन सब दूरियों को अगर मैं जोड़ दूँ तो यही दूरी तो तय कर रही है टोटल, और ये चलता है कब तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलेगा, जब तक बॉल रुक ना जाए, स्थिर ना हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें प्रयास ये 60 तो ऐसे रहने देता हूँ, प्लस इनमें जो भी कॉमन है वो मैं ले लेता हूँ। सॉल्व करना है फिलहाल अब आपको। 60 भी है, इंटू 1/3 भी है, और 2 भी है, तो यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ तो बचा 1,
प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/3 और यहाँ बचा, भाई ये तो कॉमन ही आ गया, यहाँ बचा 1/3 का स्क्वायर कहते हैं आप। और इस तरीके से चल रही है इन्फिनिटी तक। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यानी कि 60 प्लस में 40। अब ये अगर आप ध्यान दें तो ये बन रही है जीपी। तो जीपी का एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, पहले तो जीपी आपको बता दूं कहते क्या है, जहाँ पर जो आर है, जैसे मैं आपको कहता हूँ 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये एक जीपी की सीरीज़ है जिसमें अगर 16 को मैं 8 से भाग करूँ तो 2 आएगा, 8 को 4 से भाग करूँगा 2 आएगा, 4 को 2 से भाग करूँगा 2। तो इसे कहते हैं आर। आर हर जगह सेम है। तो सेम कहानी, अगर मैं 1/9 को 1/3 से भाग करूँगा तो आएगा 1/3, या जो भी है। जैसे माफ़ करना, कुछ और कहा मैंने। 1/1 अगर 3 स्क्वायर को मैं भाग करता हूँ 1/3 से, 1/3 से भाग करूँगा तो 3 ऊपर 1 नीचे, तो इससे 1/3 निकल के आएगा। सेम वही कहानी, अगर 1/3 को मैं 1 से भाग करूँगा तो 1 आएगा। ऐसे 1/3 के क्यूब को अगर मैं 1/3 स्क्वायर से भाग करूँगा तो 1/3 ही आएगा। तो इससे पता लगता है कि जीपी है। तो जीपी में एसएन पदों का योग निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, वो है A/1 - R। ये जो मैंने एक समांतर श्रेणी, जो मैं श्रेणी को लेकर आया था, समांतर श्रेणी जिसमें जीपी, एपी और एसपी को मैंने एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो को आप देखिए, इस फॉर्मूले को जान पाएंगे डिटेल में। तो फिलहाल मैं इसका योग निकालता हूँ। तो यहाँ पर ए कितना है आपका, वो है 1। ये मैं योग निकाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का, और 1 - R, 1 का 1 माइनस R कितना है 1/3। तो अब पूरी लाइन को दबाता हूँ, 60 प्लस 40, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, यानी कि ये हो जाएंगे 3/2। तो 2 20 या 60, और 60 प्लस 60 होते हैं आपके 120। तो 120 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का लास्ट सवाल, 60वां सवाल। भाई 50 बॉक्स और 50 लोग हैं। पहला व्यक्ति प्रत्येक बॉक्स में एक एक वस्तु रखता है। दूसरा व्यक्ति प्रत्येक दूसरे बॉक्स में दो दो वस्तुएं रखता है। तीसरा व्यक्ति प्रत्येक तीसरे बॉक्स में तीन तीन वस्तुएं रखता है। और इसी तरीके से प्रक्रिया इसी प्रकार जारी रहती है। तो बताना है 50वें बॉक्स में कितनी वस्तुएं होंगी। भाई 50 लोग हैं, 50 आदमी हैं। भाई जब पहला आदमी आया तो यहाँ कुछ डिब्बे रखे हुए हैं, 50 डिब्बे रखे हुए हैं इस तरीके से। वो क्या करता है, प्रत्येक बॉक्स में एक 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 50 तक डालता चला गया। दूसरे की बारी आई। दूसरा क्या करता है, प्रत्येक दूसरे बॉक्स में अगर इसमें डालेगा तो फिर इसमें डालेगा। जैसे इसमें डाला तो छोड़ देगा, फिर इसमें डाला, फिर इसमें डाला, फिर इसमें डाला, फिर तीसरे की बारी आई। लेकिन डाल कितने रहा है वो डाल रहा है 2-2। ये आपको ध्यान देना है। फिर बारी आई तीसरे वाले की। वो क्या करता है, प्रत्येक तीसरे में, तो बात समझ रहे हैं, प्रत्येक तीसरे में यानी कि जैसे इसने अगर स्टार्टिंग यहाँ से करी है तो फिर ये नहीं आएगा। मतलब एक एक को छोड़ के जी कहना चाह रहा हूँ। तीसरा वाला प्रत्येक तीसरे में अगर यहाँ डाल रहा है फिर यहाँ डालेगा, यहाँ डालेगा, इस तरीके से डालना है। मैं सवाल को कन्फ्यूज नहीं करूँगा आपको, अब बस समझना आपको निकालना किस तरीके शॉर्टकट में। तो जो 50वां जो लास्ट वाला है, जो अंतिम 50वें नंबर पर रखा हुआ है, उसमें टोटल कितनी वस्तुएं होंगी। तो आपको ये देखना है कि जो पहला बंदा आएगा वो पहले में डाल जाएगा। क्या वो 50वें बॉक्स में डालेगा? बिल्कुल डालेगा। भाई पहला बंदा 50वें में डालेगा ना, डालेगा। दूसरा डालेगा, बिल्कुल डालेगा, दूसरा भी डालेगा 50वें में। क्या तीसरा डालेगा? तीसरा 50वें में नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि तीसरे का नंबर ही नहीं आएगा 50वें नंबर पे तीसरे। क्योंकि अगर मान लो इसमें डालता है, मान लीजिए तीसरा नंबर इसमें डाल देता है, फिर बारिश की यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, मतलब जिस तरीके से उनका क्रम आ रहा है वो उसी हिसाब से डाल रहे हैं। तो तीसरे नंबर की बारी नहीं आएगी कि 50वें नंबर में डाल पाए, क्योंकि उनको छोड़ छोड़ के डालना है। चौथा भी डाल पाएगा। तो 50वां यानी कि 50 नंबर किस किस से करता है, आपको बस फोकस इस पर करना है। भाई 1 से करता है, 2 से करता है, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से करता है, 10 से करता है और 25 से करता है। भाई इन्हीं का नंबर आएगा उसके अंदर डालने का। तो जो पहले नंबर पे आएगा वो 1 डाल देगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो 2 डालेगा, और जो 5वें नंबर पे आएगा वो 5 डालेगा, और जो 10वें नंबर पे आएगा वो 10 डालेगा, जो 25वें नंबर पे आएगा वो 25 डालेगा।
और जो 50वें नंबर पे आएगा वो 50 डालेगा। अब आपको इनको आपस में जोड़ देना है, बस दैट विल बी आंसर। तो 5 5 10 2 12 और 1 13 के 3 यहाँ से लगे 1 5 और 1 6 2 8 और 1 9। तो 93 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कुछ एडवांस क्वेश्चन रखे थे इसके अंदर मैंने, ताकि कुछ नया दे सकूँ आपको। बट आई होप कि ये पेपर में सवाल ज़रूर आएँ। और प्लीज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और आपको मेहनत अच्छी लगती है और आपको लगता है वीडियो आपके काम का है और आपके साथ साथ औरों के भी काम आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।